कौन आया था? इसके बाद हो गया। अब आएंगे डेनिश। बेटा इनका क्रम भी याद रखना है हमें। और डेनिश के बाद आएंगे फ्रांसीसी, फ्रेंच। मैं भी लिख देता हूं इसको, बाकी तो पढ़ना ही है, लिखेंगे। तो आज हमें पढ़ना है डेनिश, है ना। देखिए डेनिश के बारे में बात करते हैं। कल कॉपियां लेके आएंगे आप सब लोग, मैंने बताया था कल कॉपियां चेक होंगी आपकी हिस्ट्री वाली कंप्लीट, ठीक है। चलिए डेनिश। डेनिश का बहुत कम टाइम पीरियड है, बहुत छोटे सा है, तो लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इस क्रम में आएगा तो लिखेंगे डेनिश के बारे में। ये पहली बात तो डेनमार्क से आए थे, केम फ्रॉम डेनमार्क, ये डेनमार्क से आए। और डेनमार्क से आने के बाद इन 1616 में इन्होंने अपनी पहली डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, DEIC। पहली कंपनी 1616 में खोली, फर्स्ट कंपनी एस्टेब्लिश्ड। मैंने DEIC लिख दिया ना, तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डेनिश आए तो डेनिश होगी ना। चलिए अच्छा, स्थापना होगी इसकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद 1620 में 1620 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री ओपन होती है ट्रावनकोर में। ट्रावनकोर में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है 1620। तो क्यों ना एक बार सारी फैक्ट्री याद कर ली जाए, बोलो है ना। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री, वेरी गुड, कोचीन में स्थापित की थी। उसके बाद कौन आए थे? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, बोलो है ना। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी। भाई हम सूरत की बात करेंगे, हम अस्थायी की बात करने वाले नहीं है। तो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। और अब कौन आ गया? डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि आपको सब कुछ पहले वाला रिवाइज होता चला जाए। रिवाइज नहीं है तो तुरंत पेज पलटोगे, दिखाई देगा कौन लिखा है, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, काम खत्म हुआ। चलिए, तो ट्रावनकोर में पहली फैक्ट्री लगाई। अब इन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन 1676 सेकंड फैक्ट्री ओपन करते हैं सेरामपुर में, सेरामपुर बंगाल। सेरामपुर बंगाल में स्थापित करते हैं दूसरी फैक्ट्री, सेरामपुर बंगाल। और 1754 में 1754 में दे सोल्ड देयर ट्रेड टू ब्रिटिशर्स। इन्होंने 1654 में इन्होंने अपना पूरा व्यापार अंग्रेजों को बेच दिया, तो बेच के चले गए थे। तो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो 1616 से लगा के 1754 तक का इनका काम है। बस इतना ही आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच। फ्रांसीसी से काफी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अंग्रेजों का जो संघर्ष होने वाला है, स्ट्रगल होने वाला है, वो फ्रेंच से ही होने वाला है, फ्रांसीसी लोगों से होने वाला है। ये भी काफी ताकतवर लोग थे, फ्रेंच वाले भी, ठीक है ना। चलिए, तो फ्रांसीसी में एक व्यक्ति था कॉलबर्ट, जो लुइस 14 का एक सेनापति हुआ करता था या चीफ हुआ करता था। तो कॉलबर्ट पहले भारत आता है और भारत में आके वो अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करता है। चलिए लिखेंगे, इन 1664 1664 में कॉलबर्ट ये कौन था? ये था मिनिस्टर ऑफ किंग लुइस 14। यह है राजा लुइस 14 का मंत्री था। यानी कि उस समय फ्रांस में राजा कौन था? लुइस 14, है ना। लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, है ना, ऐसे चलते रहते थे। तो लुइस 14 का एक मिनिस्टर था, इसका नाम क्या था? कॉलबर्ट। तो कॉलबर्ट भारत में 1664 में आया। इसके बाद लिखेंगे, और आते ही इसने 1664 में एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसने एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, एस्टेब्लिश्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार क्यों है, आपको पता लगेगा इस बात का। जो देश आता है अपना नाम लगाता है, क्योंकि भारत ईस्ट में था तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा जा रहा है। तो 1664 में फ्रांसीसी
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। चलो अब ये 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड, पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड, पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं सूरत में। अंग्रेजों ने भी कहाँ की थी और इन्होंने भी कहाँ की है, इसलिए कंपेयर करके पढ़ते हुए चलो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि हाँ ये यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। एक जगह घेर ली, उस पर अपना शेड वगैरह लगा दिया, यहाँ से कच्चा माल उठाते थे, उसमें भर देते थे, है ना। चाहे वो इंडिगो है, नील है, कालीन, कुछ भी सामान है, कच्चा सामान, उसको यहाँ उठाया, फिर यहीं से, क्योंकि ये सारे सारे शहर कहाँ पर है, समुद्र के किनारे हैं, कोई अरब सागर के किनारे है, कोई बंगाली खाड़ी में बोलो, कोई हिंद महासागर के किनारे है, वहीं से नाव में ला देंगे और इसको लाद के कहाँ ले, इन्होंने रास्ता खोज लिया है वास्को डी गामा ने, उस रास्ते से इसको ले जाएंगे कहाँ पर, यूरोप में, वहां से उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, उसका पक्का माल बनाएंगे और वापस से लाके भारत में ही क्या कर देंगे, बेच देंगे। फैक्ट्री का मतलब यहाँ कभी आप सोचो आज के परिप्रेक्ष्य में बोलो फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री नहीं है, बस इन्होंने एक शेड बना रखा है, कच्चा सामान इकट्ठा करते हैं, रॉ मटेरियल को, और फिर उसको ले जाते हैं वापस, उसको वहां पर उसका प्रोडक्शन करते हैं, वापस लाके यहाँ पे इसको बेच देते हैं। फैक्ट्री का मतलब यही है। तो 1668 में इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पर लगाई, सूरत में लगाई। इसके बाद की कहानी लिखेंगे। इन 1669 1669 में दूसरी फैक्ट्री लगाई, सेकंड फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहीं और भी तो आया था, जहां पर पहली फैक्ट्री किसने लगाई थी, डचों ने लगाई थी, है ना। तो ये दो फैक्ट्री यहां पर लगाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, यानी कि इसका पूरा देखरेख सरकार के द्वारा किया जा रहा था, फ्रांस की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? और जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो वो तो एक क्या था, ग्रुप था, एडवेंचर्स ग्रुप था, बोलो है ना। वे सारे डिसीजन अपने आप लिया करते थे। उन्होंने 15 साल का वहां से एग्रीमेंट तो ले लिया था, बोलो है ना। तो इसलिए उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। इनको वहां तक का भी पहले बताते थे, फिर सरकार क्या कहेगी, वो क्या काम करना है, तो इनको टाइम ज्यादा लगता था। इनकी असफलताओं के कारण में ये भी एक कारण गिना जाता है कि फ्रांसीसी लोग अंग्रेजों को हराने में सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि एक सरकारी कंपनी थी, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे आगे 1672 की बात करते हैं, 1672 की बात करते हैं। 1672 इनका एक गवर्नर हुआ करता था, किसका, फ्रेंच का, जिसका नाम था मार्टिन, इसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, शेर खान लोधी पर आक्रमण किया। लिखेंगे फ्रांसिस मार्टिन अटैक्ड ऑन शेर खान लोधी। फ्रांसिस मार्टिन अटैक्ड ऑन शेर खान लोधी और पांडिचेरी पर कब्जा किया तथा राजधानी बनाया। एंड कॉन्कर्ड पांडिचेरी एंड बिकेम द कैपिटल। फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोधी पर आक्रमण करके पांडिचेरी पर कब्जा किया और उसको अपनी राजधानी बनाया। जैसे 1530 में 1530 में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी, और उससे पहले जब अल्फांसो था उसने ही तो बीजापुर के आदिल शाही पर आक्रमण करके गोवा को उससे प्राप्त किया था, बोलो है ना। तो जहां जहां जैसी सिचुएशन आती चली जाए, ऐसे ऐसे ही आप अपने आप क्वेश्चन को दिमाग में आने चाहिए, बोलो बात सही में आई क्या। तो इस तरीके से फ्रांस के लोगों ने भी अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर दिया। लोकल जो वहां के रूलर थे, शेरखान लोधी पर आक्रमण करके उसको अपना कब्जे में ले लिया और उसी को अपने क्या बना दिया, कैपिटल। यानी कि देखो अब कमाल की बात, बाहर से व्यक्ति आया, अब बाहर से आके उनको हरा के अपना पूरा साम्राज्य वहां स्थापित कर रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखेंगे, एंग्लो फ्रेंच वार या एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, इसी को कहा जाता है कर्नाटक वार, कर्नाटक युद्ध। इसको कहा जाता है कर्नाटक वार या कर्नाटिक वॉर, है ना, कर्नाटक युद्ध, दोनों नाम एक ही है। कर्नाटक युद्ध भी इसको कहा जाता है। एंग्लो मतलब अंग्रेज होंगे,
फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी लोग, यानी अंग्रेज लोग अब फ्रांसीसी से टकरा रहे हैं। इसके दो कारण हैं, ये नहीं भारत कारण नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर लोग बाग, मतलब लोग क्या, यूरोप वाले, यानी यूरोप के देश ही है सारे सारे, यूरोप के देश हर देश पे कब्जा कर रहे हैं। तो जिसको आज हम वर्ल्ड वार बोल देते हैं। तो उस समय सप्तवर्षीय युद्ध था, 7 ईयर्स वॉर। वर्ल्ड वार का मतलब क्या था, सप्तवर्षीय युद्ध। तो पूरी दुनिया में हर एक देश अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अंग्रेज अगर फ्रांस से टकरा रहे हैं, बाहर अमेरिका के लिए टकरा रहे हैं, तो उसका प्रभाव कहां भी दिखाई देगा, भारत में दिखाई, यानी जहां जहां ये लोग होंगे तो इनका टकराव आपस में वहीं पे दिखाई देना शुरू होगा। बात समझ में आई क्या? तो ये इसके बहुत सारे कारण हैं, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका बताया कि हो क्यों रहे हैं। इसका ये दिमाग में ये मत रखिएगा कि भारत की वजह से ही हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके पूरा का पूरा जो रीजन है वो वैश्विक स्तर पर है, यानी कि ग्लोबल लेवल पर है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट कर्नाटक वार, पहला कर्नाटक युद्ध। इसमें जो जो मैं लिखवाऊंगा सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये चलता है 1746 से 1748 तक, यानी कि 2 साल, 1746 से 1748 तक। और हो किसके बीच में रहा है ये, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स। और इसमें फ्रेंच जीत जाते हैं और ब्रिटिशर हार जाते हैं। फ्रेंच जीत जाते हैं, फ्रांसीसी जीत जाते हैं और ब्रिटिशर हार जाते हैं। और इसका जो कारण था, एक देश था ऑस्ट्रिया, मैं इसका रीजन भी लिखवा देता हूं। इसका कारण क्या था इस युद्ध का होने का, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है ना। तो जो ऑस्ट्रिया थी, तो ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर, रीजन क्या था, टू कंट्रोल द राइट, टू कंट्रोल द राइट ऑफ ऑस्ट्रिया, AUSTRIVA या YA। इसका एक कारण था वैश्विक स्तर पे, लेकिन भारत में भी हो रहा है। अच्छा, अब फिर बाद में क्या होता है, ये जब समाप्त होता है तो हर जगह एक ट्रीटी होती थी, क्योंकि नुकसान भी होते थे। तो इसमें ये किससे समाप्त हुआ था, ये एंड हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल ट्रीटी, एक्सला सापेल की संधि के साथ ये बेटा शहर के नाम होते हैं। जिस शहर में संधि हुआ करती थी, ट्रीटी होती थी, उस शहर के नाम पर उसका नाम रख देते थे। बोलो बात समझ में आई क्या? कोई शहर रहा होगा एक्सला सापेल, वहां पे संधि हुई, नाम रख दिया एक्सला सापेल की संधि। यानी कि पहला कर्नाटक युद्ध, जो फर्स्ट कर्नाटक वार है, जो 1746 से 1748 के बीच में चला, जहां पर पूर्ण रूप से अंग्रेज हार गए थे, उसमें ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था और एक्सला सापेल की संधि के साथ पहला युद्ध समाप्त हुआ। अंग्रेज हार नहीं पचाते थे, अंग्रेज हार नहीं पचाते थे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यहीं से दोबारा स्टार्ट होगा दूसरा कर्नाटक युद्ध, और देखिएगा केवल 10 से 12 सालों में भागना पड़ेगा छोड़ के सब कुछ। तो ये अंग्रेज थे, अंग्रेज ऐसे नहीं बने वो लोग, ठीक है ना। चलिए सेकंड कर्नाटक वार लिखिएगा, दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार। दूसरा कर्नाटक युद्ध अगले ही साल 1749 से 1754, 1749 से 49 से 1754। और ये स्पष्ट रूप से भारत के लिए हो रहा है। अब अंग्रेज भारत में जो लोकल रूलर हैं, लोकल शासक हैं, वो अपनी पसंद के बनाना चाहते हैं, और इसी तरीके से फ्रेंच लोग भी अपना ही चाहते हैं। भाई हम जिसको सपोर्ट करेंगे तो हमें लगेगा वो हमें भी सपोर्ट करेगा, बोलो है ना। यानी कि लोकल गवर्नेंस पे अंग्रेज भी अपनी हुकूमत चाह रही है अब, और कौन चाह रहे हैं, तो इसी चीज को लेके अब दूसरा कर्नाटक वार होता है। इसे मैं थोड़ा सा आसान भाषा में लिखवाता हूं, उसका कारण क्या था। गोलकुंडा जगह का नाम आपने पहले सुन चुका है। गोलकुंडा के बाद बीजापुर का आंतरिक
आंतरिक विवाद, द इंटरनल डिस्प्यूट ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीजापुर। और ये बराबरी पे खत्म हुआ था, कोई नहीं हारा था, लेकिन अंग्रेजों की हानि ज्यादा हुई थी। और ये खत्म होता है पांडिचेरी की संधि के द्वारा, द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त, एंड विद द ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। याद रखिएगा, एक्सलासापेल और पांडिचेरी, पहला कर्नाटक वार, दूसरा कर्नाटक वार। कोई समस्या नहीं यहां तक? नंबर 3, थर्ड कर्नाटक वार, तीसरा कर्नाटक युद्ध। टाइम रहेगा 1758 से 1765, समझ लो 7 साल ये चलते रहते थे, ठीक है ना। चलिए 1758 से 1765। कारण सप्तवर्षीय युद्ध, जो मैंने आपको बताया, सप्तवर्षीय युद्ध, ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है ना। तो इसी को आज के टाइम में आप बोल सकते हो वर्ल्ड वार। ये 7 सालों तक युद्ध चला करते थे, तो क्या बोलते हैं इसको? 7 ईयर वार या सप्तवर्षीय युद्ध। कारण यही था इसका, ग्लोबल लेवल पे था, वैश्विक स्तर पे था, वैश्विक स्तर पे। तो भारत भी इसके प्रभाव से कैसे अछूता रह सकता था, बोलो है ना। चलिए अभी चल रहा था अपना, अब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। 1760 में, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश का युद्ध होता है। द बैटल ऑफ वांडीवाश, वांडीवाश का युद्ध होता है। और इस वांडीवाश के युद्ध में जो आपका ब्रिटेन होता है या ब्रिटिश होते हैं, और जो फ्रेंच होते हैं, देखो ब्रिटिश होते हैं, जो फ्रेंच होते हैं, ये फ्रेंच और ये ब्रिटिशर्स, इसमें कंप्लीटली जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये कंप्लीटली हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स इसमें जीत जाते हैं। फ्रेंच कंप्लीटली हार जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं, और अंग्रेज इसलिए निरंतरता, लगातार लगा रहना ही सफलता की कुंजी है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम आएंगे, कभी प्री में फेल होंगे, कभी मेंस में फेल होंगे, कभी इंटरव्यू के बाद भी फेल हो जाएंगे, लिस्ट में नंबर नहीं आएगा, तीनों स्टेज पास करने के बाद। इसका मतलब हटना, लक्ष्य है, लक्ष्य से कभी भटकना चाहिए ही नहीं। बात समझ में आई क्या? जो भटक गया इसका मतलब उसका लक्ष्य में कुछ ना कुछ तो कमियां थी। बात समझ में आई क्या? चलिए तो यहां पर फाइनली खत्म कर देते हैं इनका मामला, बोलो है ना। और यहां पर एक संधि होती है, ये क्योंकि ये वैश्विक युद्ध चल रहा है, बोलो है ना। तो संधि का नाम है पेरिस की संधि, क्योंकि पेरिस में हो रही है, द ट्रीटी ऑफ पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? अंग्रेज फ्रांस में बैठ के संधि कर रहे हैं, सोचो आप, जीतने के बाद, ठीक है ना। अरे है ना, किसी को भला बोलना बुरा बोलना बड़ा आसान है, उसके पीछे का, ठीक है ना। बोलो बात सही है क्या? वहां जाके उनको हराना, लोकल गवर्नमेंट मतलब लोकल रूलर्स को हराना, बाहर से कुछ व्यक्ति आए, सैकड़ों में आए, और उन्होंने हजारों लाखों पे कब्जा कर लिया। तो उनका दिमाग, उनका स्ट्रगल उन्हीं को पता होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? चलिए तो हम यहाँ कहेंगे जो ये युद्ध हो, ये जो थर्ड कर्नाटक वार है, ये समाप्त हुआ किससे? ट्रीटी ऑफ पेरिस, यानी पेरिस की संधि। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, बोलो है ना, आईसीएस अधिकारी, और कैसे कैसे घूम के सिंगापुर पहुंचे, जर्मनी पहुंचे, कैसे उन लोगों को प्रभावित किया होगा अपने ज्ञान से, बोलो है ना। एक आर्मी आजाद हिंद फौज के द्वारा अपनी गवर्नमेंट बना दी, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो कितना स्ट्रगल उनका रहा होगा ये वही जान सकते हैं, हम तो उनको पढ़ना भी नहीं चाहते, है ना। किताबें में कौन पढ़ रहा है? ना कोई पढ़ाने वाला और ना ही बस कुछ तो सुभाष चंद्र बोस को पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस नाम, मतलब नाम भी नहीं पता। हमारे लीडर्स कुछ ऐसे हैं उनको नाम तक नहीं पता, बताओ नेताजी का, समझ रहे हो। और हमें ये भी नहीं पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी, कब दी थी, क्यों दी थी, क्योंकि हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बस हम सिर्फ एक बाहरी देशभक्ति के रूप में बड़े हुए। भगत सिंह को, ठीक है, भगत सिंह के बहुत बड़े फैन हैं, टी शर्ट तक पहनते हैं। भगत सिंह के बारे में पढ़ के देखा कभी? क्या भगत सिंह, है ना। भगत सिंह ने किताब लिखी, मैं ईश्वर को मानने वाला नहीं हूं, क्यों? मैं नास्तिक हूं। वो किताब लिख रहा है आदमी, कितना ज्ञान उसके पास होगा जो किताब लिख रहा है,
हमारे पे गाय पे 4 पेज नहीं लिखे जाते, गाय के हिस्से पे। समझ रहे हो ना, बोलना बड़ा आसान है चीजों को, दूसरों का भला बुरा बहुत आराम से बोल सकते हो, लेकिन उसके बातों को मानना और चलना बहुत टिपिकल काम होता है ना। मैं तो आपके सामने वे नाम लिए जिनको लोग पसंद करते हैं, गांधी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अभी राष्ट्रपति आए थे ना पुतिन जी, कहां गए आके, आते ही दिल्ली में कहां गए, गांधी जी के सामने। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों के अंदर उनकी प्रतिमा लगी हुई है। गांधी को बोलना बड़ा आसान है कि क्या क्या है क्या नहीं है, बड़ा आसान काम है बोलना, ठीक है ना। हम भगवान को ही बोल देते हैं, तो गांधी तो फिर भी एक इंसान था, सही है कि नहीं है ना। बोला इसने पाकिस्तान बना दिया, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया, भारत के टुकड़े इसी ने करवाए हैं, है ना। और वो व्यक्ति अपने घर के टुकड़े नहीं बचा पाता, वो तो नेशन था। जो वो ये बात बोल रहा है वो अपने घर के टुकड़े होते हुए नहीं बचा सकता, वो नेशन था, इतना बड़ा नेशन था। समझ रहे हो क्या, जहां अंग्रेज लोगों ने पहले खाई बांट रखी थी हिंदू मुस्लिमों के बीच में 1905 से, कि तुम्हें तो ये चाहिए, तुम्हारे ये अधिकार होने चाहिए, सब बात है। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल विभाजन किया, पढ़ेंगे तभी तो पता लगना शुरू होगा। इसलिए कहते हैं बेटा किताब पढ़नी शुरू करो। सरकार ने फ्री किताब दे रखी है आपको, एनसीईआरटी की, पढ़ तो लो, कुछ समझ में नहीं आता हमारे से आगे पूछ लो। समझ रहे हो क्या, 24 घंटे में से भगवान ने इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर दिमाग दिया है, इसका प्रयोग करना शुरू करो। कम से कम 10 घंटे अपने ऊपर खर्च करो, कम से कम 10 घंटे, वरना पशु की जिंदगी जी रहे हैं, अंतर क्या रहेगा। सही है कि नहीं है। तो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में तो इसलिए मजा आएगा, और मैं भी आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा आपसे लेट करके, क्योंकि ये नाम आपके सुने हुए रहेंगे। बात समझ में आई क्या, बहुत सारी चीज सीखने को आपको यहाँ से मिलने वाली है। चलिए, तो एक तरीके से इनको फटाफट रिवाइज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से बहुत। तो कर्नाटक वार 3 होते हैं। पहला कर्नाटक वार जो होता है वो होता है 1746 से 1748 में। इसमें कंप्लीटली जो फ्रेंच होते हैं वो जीत जाते हैं और इसमें हार जाते हैं। एक्सला सापेल की संधि से ये बंद हो जाता है। दूसरा कर्नाटक वार 1 साल बाद 49 से स्टार्ट होता है, सीधा 1749 से स्टार्ट होता है, कहां गया गिरा, और 54 में खत्म होता है। बराबरी का युद्ध होता है, और ये कहीं ना कहीं भारत के इंटरनल डिस्टर्बेंस पे काम हो रहा था, अंग्रेजों के लिए और फ्रांसीसियों के लिए। और यहाँ पर युद्ध जो समाप्त होता है, क्योंकि भारत में था, तो भारत के लिए कौन सी संधि थी, पौंडीचेरी की संधि थी। और जब तीसरा युद्ध होता है, ये लगभग 7 साल चलता है, जो हमारा 58 से स्टार्ट हो गया 57 65 तक चलता है। ये ग्लोबल लेवल पे हो रहा है, तो इसलिए ये इसमें कंप्लीटली भारत के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट, 1760 में। इसमें फ्रेंच कंपनी बिल्कुल कंप्लीटली हार जाती है और ब्रिटिशर इसमें जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। और यहाँ पर एक संधि होती है जिसको बोलते हैं वांडीवास का युद्ध। में वांडीवास के युद्ध ने साफ कर दिया कि अंग्रेज रहने वाले हैं, यानी अंग्रेजों को चुनौती देने वाला अब भारत में कोई भी कंपनी नहीं बची है। बात समझ में आई क्या। और वे वैश्विक स्तर पे इन दोनों के बीच में होती है पेरिस की संधि, और पेरिस की संधि से ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और भारत में लगभग फिर ठीक है कहा कि तुम कुछ नहीं करोगे, यानी कि अब यहाँ पर अंग्रेजों की शर्तों के हिसाब से फ्रांसीसी लोग काम अपना करेंगे, इस क्षेत्र से तुम बाहर नहीं आओगे, ये काम नहीं करोगे, तो सब चीजें यहाँ पे चलने वाली है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई चीजें। चलिए, तो ये एक मैंने आपको बताया भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन। बहुत बार क्रोनोलॉजी से लगाने आते हैं, तो आप याद रखेंगे पहले कौन आए थे, तो आप ये एग्जाम में अक्सर नहीं पूछता है ना, तो आप इसको PDEF याद कर लेंगे। PDF तो आप बोलते हो ना, तो PDE, P से D से डच, E से इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, अंग्रेज याद कर लो, E से अंग्रेज, और F से फ्रांसीसी फ्रेंच, बोलो है ना। और आपको थोड़ा अच्छे से याद करना है, सिलेक्शन लेना है, तो फिर तो कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती, फिर तो यहाँ डैनिश भी आपको लेके आना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई क्या। तो ये भारत में कंपनियों का आगमन था, जो पहला चैप्टर हमारा यहाँ से समाप्त होता है। अब लिखेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। मैंने ये तो भी लिखवाया था आपको, इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। भारत में स्वतंत्र राज्यों का उदय। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको सारा ही पढ़ा दूं, ठीक है ना। चलिए, पहले लिखेंगे बंगाल, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट यही है बंगाल। आज ही बंगाल बहुत इंपोर्टेंट है मोदी जी के लिए, या नहीं। चलो खैर, मजाक की बात है, पर बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, और बांग्लादेश की बाउंड्री भारत के सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करती है 4096 किलोमीटर,
और फिलहाल बांग्लादेश जो है जाके बैठ गया है बांग्लादेश चीन की गोद में। और चीन कितना बड़ा भाई है भारत का, तुम्हें पता ही है, बोलो है ना। इसलिए वो चीन का प्रयोग करके भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश बार बार, तो इसलिए हमारे लिए बंगाल बेहद इंपॉर्टेंट है, बोलो है ना। चलिए अब बंगाल की बात करते हैं हम। इसका संस्थापक लिखेंगे पहले, फाउंडर, संस्थापक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। पहली बात तो भाई ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, इसमें से एक भी शब्द आप मत काट देना, जितने कटने थे मैंने काट लिए, ठीक है ना। तो इसलिए तो आप ये फिल्ट्रेशन के साथ दे रहा हूं पूरा पूरा। लिखेंगे मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान बंगाल का संस्थापक माना जाता है। 1713 से 1727 तक ये रहता है। 1713 से 1727 तक का इसका टाइम पीरियड यहाँ पे रहता है मुर्शीद कुली खान का, ठीक है ना। और इस पहले इंपॉर्टेंट यही हो गया भाई, इसका संस्थापक कौन है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, लिखेंगे इसकी कैपिटल जो बनाई, कैपिटल राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई, कहाँ पर, मुर्शिदाबाद इसकी राजधानी थी। इसके बाद इसका जो सेकंड शासक बनता है उसका नाम था सुजाउद्दीन। बेटा क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसके बाद कौन बना, सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन बना अगला इसका शासक। तो 1733 में जो बिहार था, बिहार राज्य, बिहार एक प्रांत है ना फिलहाल तो उस समय पे, तो इसने एक अपना व्यक्ति रखा था जिसका नाम था अलीवर्दी खान, सेनापति हुआ करता था। क्या नाम था, अलीवर्दी खान, बाद में भी आएगा, इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो इस बिहार को अलीवर्दी खान ने क्या किया, बंगाल में मिला लिया था, एडेड इन बंगाल, यानी कि द बाउंड्री ऑफ द बिहार इज एडेड इन द बंगाल, बंगाल में इसको मिला लिया। राजा कौन है, सुजाउद्दीन। बात समझ आई क्या। तो इसके नेतृत्व में, क्योंकि मैंने नाम यहाँ पे क्यों लिखवा दिया, क्योंकि इसका नाम अभी आगे पढ़ना है, थोड़ी सी आदत पड़ जाएगी, बोलो है ना। तो अलीवर्दी खान के नेतृत्व में बिहार का जो राज्य था 1733, उसको कहाँ मिला लिया हमने, बंगाल में मिला दिया, बोलो है ना। चलिए नाम मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि अलीवर्दी खान कोई किसी राजा के घर से नहीं है, आम व्यक्ति था, काबिल था, सेनापति बना, और फिर आगे चल के ये इसका नवाब भी बनेगा, तो इसलिए मैंने इसका नाम आपको पहले लिखवा दिया। अब इसके बाद जो सुजाउद्दीन था, इसके बाद बनता है सरफराज भाई, सरफराज खान। बेटा ये नाम ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ये क्रोनोलॉजी, पहले मुर्शीद कुली खान, उसके बाद सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान। टाइम पीरियड भले आप ना याद रखो और ना ही ये याद हो सकते आपके, 1739 से 1740। मैं क्यों लिखवा देता हूं, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे। तो एक साल रहता है सरफराज खान। चलिए, तो सरफराज खान कोई खास योग्य शासक नहीं था, क्योंकि दिक्कत क्या थी, जैसे ही सुजाउद्दीन मरा तो अलीवर्दी खान को उम्मीद थी कि तो बनेगा, उम्मीद तो होती है ना सबको, है ना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बाई चांस बटेंगे तो अमित शाह जी को उम्मीद हो सकती है, योगी जी को उम्मीद हो सकती है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र है, उनको मतलब उम्मीद तो रहती है और रहनी भी चाहिए। मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी एक दिन राष्ट्रपति बना देंगे। चलो क्या, तो अलीवर्दी खान को नहीं बनाया, तो बनाया किसको दिया, सरफराज खान को। बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन सारी सेना तो किसके अंदर में, एक युद्ध होता है घेरिया का युद्ध, लिखिए द बैटल ऑफ घेरिया, 1740 में घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध, घेरिया का युद्ध। और इसमें कौन कौन रहता है, अलीवर्दी खान और सरफराज खान, अलीवर्दी खान और सरफराज खान, अलीवर्दी खान और सरफराज खान। तुम्हें क्या लगता है कौन जीता होगा, जिस आदमी इतना बड़ा काम करके आया होगा, समझ रहे हो ना। इसमें अलीवर्दी खान जीत जाता है, सरफराज खान की हत्या करवा देता है, बोला टेंशन मत छोड़ो आगे के लिए, फिर दुखी करेगा, ये राजा का बेटा है, कुछ तो इसके साथ लगी लेंगे, है ना। जो भाई राजा के भी तो कुछ आदमी खास रहते हैं, तो इसलिए अलीवर्दी खान ने
मामला साफ कर दिया। अब यहां से अलीवर्दी खान बनता है नेक्स्ट शासक। तो देखो ये वंश खत्म हो गया एक तरीके से जो ये आ रहा था चल रहा हुआ। अब यहाँ पे कौन आ गया? देखो नंबर 4 अलीवर्दी खान। मैं एक बार दोबारा से बोलूंगा, आप मुझे दोबारा से बताएंगे। पहले नंबर पे कौन आया? मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद के बाद सुजाउद्दीन के बाद सरफराज के बाद, याद हो गया? चौथा कौन आ गया? अलीवर्दी। बस बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो अलीवर्दी खान के बारे में लिखिए। तो ये 1740 से 1756 तक रहा, लिखेंगे। यह बंगाल का महानतम शासक था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ बंगाल या ग्रेटेस्ट नवाब ऑफ बंगाल। यह बंगाल का महानतम शासक था, बंगाल का महानतम शासक था, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है भाई। अब इसके लड़के लड़कियां थी 3, इसके कोई लड़का नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद दिक्कत होनी थी। घसीटी बेगम इसकी लड़की थी। अब उसमें एक व्यक्ति काम का था। तो आओ चलो हम उस कहानी पे नहीं जाते, आज वैसे भी लेट हो गए। तो चलिए, इसका एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति आर्मी चीफ मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर, है ना। और इसका जो नवासा था, इसकी मृत्यु के बाद, नवासा समझते हो ना, नाती, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अब याद आ गया सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की मौसी नाराज थी इससे, ये बना दिया। घसीटी बेगम वो अलग से लग रही है, इसका एक मौसी का भाई था वो अलग से लग रहा है मारने में, तो सब इसके पीछे पड़े हुए थे। नवासा, है ना, अरे नाती को बोलते हैं ना नवासा, यानी कि जो अलीवर्दी खान की क्या थी, बेटी थी, उसका जो पुत्र था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है ना। इसका इंटरनल परिवार में भी संघर्ष चल रहा है अपनी मौसियों के बच्चों के साथ। एक मौसी थमीन रही इसकी घसीटी बेगम, वो तो कूद कूद के बोला मेरा भी है इसमें सब कुछ, ये है ना। चलिए, तो सिराजुद्दौला क्या हुआ? नवाब बन गया फाइनली। ये बना 1757 से लगाकर, बस 56-57 ही मानो, 57 में उसकी खत्म ही हो गया मामले कहानी, 1757। तो ये बन गया नवाब, बन गया नवाब। अब बहुत सारी कहानी है, अब हम तो अपने एग्जाम के हिसाब से पढ़ते हैं। 4 जून 4 जून 1756 कासिम बाजार पर आक्रमण किया। कासिम बाजार कलकत्ता में है ना। अटैक्ड ऑन कासिम बाजार, अटैक्ड ऑन। एक्चुअली जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने किलेबंदी शुरू कर दी थी। ठीक है ना। इसने कहा भाई राजा मैं हूं कि तुम हो, मत करो, मान ही नहीं रहे थे। ठीक है ना। तो इसके विरुद्ध जा रहे थे। तो फिर इसने गया कासिम बाजार जो कलकत्ता वाला था उस पर जाके क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। वहां अंग्रेजों का काफी कुछ माना जाता था। ठीक है ना। चलिए, फिर इसने 15 जून 1756 पे कलकत्ता पे आक्रमण किया। कलकत्ता की स्थापना की थी किसने? जॉब चौरकनर ने। 3 गांव मिलाए थे, सूतीनाता, कालीकाता और गोविंदपुर। याद है? याद रखा करो, यही वो कलकत्ता जिस पर वो अधिकार कर रहा है। कलकत्ता पर अधिकार किया, आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। ठीक है ना। और इसके बाद यहां तक तो ठीक था। जो अंग्रेजों ने कलकत्ता में बनवाया था फोर्ट विलियम, फोर्ट, उस पर भी अधिकार कर लिया जाके। गुस्से में था बहुत कि यार मैं नवाब हूं, बताओ क्या ही कर रहे हैं ये बात थोड़ा ना है अच्छी। तो इसने यहां पर फोर्ट विलियम पर भी अधिकार किया। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया, बोलो है ना। अब ऐसा बताया जाता है यहां पर एक हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल की घटना। यहां तक हो गया। तो थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, लिखेंगे यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये 20 जून की बात है। थोड़ी सी कहानी मैं डिक्टेट कर देता हूँ। 20 जून 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल घटना।
काल कोठरी। ऐसा बताया जाता है कि इतना नाराज था कि यहाँ पे जब ये चला यहाँ से तो एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में 146 सैनिक थे ब्रिटिशर्स, 140 अंग्रेजों के सैनिक थे, और उसमें वेंटिलेशन की भी जगह नहीं थी। उनको सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और फाइनली जब इस कमरे को खोला गया तो यहाँ से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था विलियम हॉलवेल। क्या नाम था? विलियम हॉलवेल। उसने किताब लिखी कि उसने सब बताया कि इस तरीके से हम एक कमरे में थे और इसमें 146 मेंबर्स को एक साथ भर दिया गया, जिसमें से 123 तो मर गए थे, डाइड हो गए थे, और जबकि 23 इसमें से जीवित बचे। अब अंग्रेज था, अंग्रेज ने लिखा तो कुछ भी लिखा होगा उसने बढ़ा चढ़ा के, था कि नहीं था इसको पता होगा, लेकिन हमारा एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो इसमें बताया जाता है कि इसमें 140 सैनिक बंद कर दिए गए थे, जिसमें से 123 क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी, और जबकि 23 इसमें क्या हो गए थे? और ब्लैक होल ट्रेजेडी होती कब है? 20 जून 1756। और अंग्रेजों का गुस्सा ज्यादा आ जाता है कि हमारे सैनिक इसने मार दिया, उनको बहाना मिल गया। अरे हाँ ना। अब एक सिंपल सी बात बताओ, मान लेते तुम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, आराम से बैठे हो, सरकार हो जाती है, कहती है उठ जाओ, नहीं उठ रहे, तो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। वो हो सकता है अपने आदमी भेज दे तुम्हारे प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए कि तुम्हें वहां जाना है, पुलिस आएगी बस चप्पल फेंक दो एक बार, बाकी हम देख लेंगे। अरे हाँ है ना, ये बात है कि नहीं है? तो वही सेम कहानी। अब इसने, इनको मौका चाहिए था, मौका मिल गया। अब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव आएगा और यहीं पर 56 का काम था, 57 बैटल ऑफ प्लासी होगा, और सिराजुद्दौला को मीर जाफर जा बेवफा जा को मिलाकर निपटा देंगे, काम खत्म। कहानी समझ में आई? अब आ रही है ना कहानी समझ में? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक उस तरह से सीक्वेंस में रखूँ कि आपको समझ में आने शुरू हो, क्योंकि अगर कहानी समझ में आ गई फिर कोर्स को आप इजीली कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी समझ में आई। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला नाराज क्यों था? क्योंकि वहां पर जो फोर्ट विलियम था, जो आपका कलकत्ता था, वहां पर ये उसकी बाउंड्री कर रहे थे, उससे पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, और अपनी मनमर्जी कर रहे थे अंग्रेज, इसमें कोई बात नहीं। उनको लगता था कलकत्ता तुम्हारे बाप का है, वो नवाब किस बात का है फिर वहां पे। अब गलतियां तो पहले से होती आ रही थी, है ना, मुगल काल से हो रही थी। चलिए, तो ब्लैक होल ट्रेजेडी समझ में आई। तो ये लिख लेना, 20 जून 1756 140 सैनिकों को एक कमरे में बंद किया गया, जिसमें से 123 मर गए थे, और 23, और ये बात किसने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे। ये एक व्यक्ति बचा था जीवित, जिसका नाम क्या था? हॉलवेल भाई, विलियम हॉलवेल। विलियम हॉलवेल, विलियम हॉलवेल जीवित बचा था, ये अंग्रेजी था, ठीक है ना। इसने पूरी कहानी बताई थी, ये पूरी कहानी बताई थी इसने, विलियम हॉलवेल ने ये पूरी कहानी बताई। कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है रॉबर्ट क्लाइव 1757 में, लिखेंगे। तो इनके बीच में होती है अलीनगर की संधि। कलकत्ता को ही अलीनगर कहा जाता था, कलकत्ता को क्या कहा जाता था? अलीनगर, ठीक है ना। तो अब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है अलीनगर की संधि, और सिराजुद्दौला कंप्लीटली बैक फुट पे आ जाता है, घुटनों पे आ जाता है। जो क्लाइव कहेगा उसको सब मान लेता है, बोला इतने रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, हमारा इतना नुकसान हुआ है, तो सब बात ये मान लेते। लिखेंगे, इन 9th of February 1757 द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि, द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि। और ये होती है क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। और क्लाइव की बात करेंगे, यही इसको ही कहा गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, द आर्मी कमांडर बॉर्न फ्रॉम द हेवन। अंग्रेजों ने कहा है इसको, क्योंकि भारत में अंग्रेजों को सेट करने का काम भी किसका था? क्लाइव का था। बात समझ में आई क्या? चलिए, और यहाँ पर जो है ये संधि हो जाती है। अब यहाँ पे सारी बातें ये मान लेते हैं सिराजुद्दौला, होगी संधि, काम खत्म। क्वेश्चन आएगा, अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला। कब हुई? तारीख इंपोर्टेंट होगी। अच्छा, इसके बाद मामला झिल नहीं रहा है, न तो इस पे और न ही इस पे। लिखो, वो घड़ी आ गई 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। और इस बैटल ऑफ प्लासी का तुम्हें सब पता है। बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है और क्लाइव जीत जाता है, और कारण होता है इसका मीर जाफर।
मीर जाफर की गद्दारी। बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये मीर जाफर क्या होता है? मीर जाफर इसका सेनापति है, आर्मी चीफ है। बोलो है ना? क्योंकि मीर जाफर तो अली वर्दी खान के टाइम से है। समझ में बात आई क्या? तो काफी भी विश्वसनीय रहा होगा। तो इसका कारण था मीर जाफर की। चलो खैर, कहा गद्दारी का मतलब कराई ने कहा भाई ठीक है, तो ये इतना टाइम हो गया सेनापति बने हुए, तो क्या करेगा? तेरा मन नहीं करता बनने का? बोला करता है, तो बस आओ। कैसे बनूंगा? कुछ नहीं करना, हम अपने आप देख लेंगे। युद्ध में इसको वापस भेज दिया यहाँ से, और तुम युद्ध मत करियो, क्योंकि सेना तो तुम्हारा ही आदेश मानेगी। इसने कहा, अभी मुश्किल से कितने थे? 500-700 हजार थे अंग्रेज, एक पास 10-20 सेना। महाराज तुम क्या करोगे? तुम निकलो, मैं खत्म करके आ रहा हूँ। महाराज निकल लिए। इसके पीछे जाफर ने अपना लड़का भेज दिया, बोला तू निपटा क्या फटाफट, तू महाराज को निपटा, मैं तो यहाँ देखता हूँ काम। जब युद्ध हुआ उसने मना कर दिया, सेनापति ने कोई आदेश नहीं दिया, हार गए। बैटल ऑफ प्लासी कौन जीत गया? रॉबर्ट क्लाइव। भाई बन गया मीर जाफर, क्या बन गया? बंगाल का नवाब। अब दबा के लूटेंगे बंगाल को दोबारा से, ठीक है ना? तो आगे लिखेगा मीर जाफर आ गया। अब जा, मीर जाफर, मीर जाफर 1757 से 1760। 1757 से 1760, ठीक है ना? तो ये बन गया बंगाल का अगला नवाब, ठीक है ना? अब इसके समय में अंग्रेजों के लिए जो बंगाल था वो बन गया कामधेनु गाय। एक वर्ड है कामधेनु गाय, इन इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है ना। जितना पैसा चाहिए, जो कुछ चाहिए वो दे रहा था आराम से। कब तक देता? बात तो ये है ना, खजाना खाली भी तो होगा ना। लूट लूट के रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत प्रॉपर्टी कमाई, सब ले गए। फिर ये कुछ ना नौकर करना शुरू किया, तो फिर अंग्रेजों ने इसको हटाया, बोले तू हट जा, तो काम का आदमी नहीं है। इसका दामाद था एक, इसका दामाद नाम था मीर कासिम। को क्या नाम था? अब ये बनता है बंगाल का नवाब। यानी 3 साल बाद इसको हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद इसका दामाद जो था, जिसका नाम क्या था? मीर कासिम। और तो कासिम में और जाफर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं आने का? बहुत बढ़िया। और ये रहेगा मीर कासिम, याद है ना? बैटल ऑफ बक्सर में जब 3 लोग लड़ेंगे, 3 राजा लड़ेंगे, शाह आलम सेकंड, उसमें एक कौन होगा? मीर, एक सुजाउदौला होगा। तो ये वही व्यक्ति है। चलिए, ये काफी होशियार आदमी था, ठीक है? चलिए इसके बारे में लिखिएगा। इसने सबसे पहले तो क्या किया? अपनी राजधानी को अंग्रेजों से दूर किया। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार बनाया, कि भाई पहले इनसे दूर निकलो, है ना? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। पहला काम तो इसने ये किया। मुर्शिदाबाद से कुछ रहेगा क्या? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, लिखूं? बता दिया करो यार। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मुर्शिदाबाद टू मुंगेर बिहार, ठीक है ना? इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की, और इसने यहाँ पर जो है हथियार बनाने शुरू किए, हथियारों को इकट्ठा करना शुरू किया। जो आधुनिक फौज थी, आधुनिक आर्मी थी, उसका मॉडर्नाइजेशन करना शुरू किया कि हम लड़ेंगे कैसे। उसने काम शुरू कर दिया। अंग्रेज तो अंग्रेज थे, सब पता लगा लेते थे, पता लगा लिया, ठीक है, चल क्या रहा है ना? चलिए, तो फिर फाइनल तुम्हें पता ही है, ये भाग गया था लेकिन बच के, ये पकड़ा नहीं गया। तो लिख लेंगे, ये भाग कर अवध के नवाब सुजाउदौला के पास चला गया। पता लग गया क्यों चला गया? लिखेंगे, यह है मतलब कौन? मीर कासिम बड़ा खतरनाक आदमी था दिमाग से, इसमें कोई डाउट नहीं था, ठीक है ना? वो तो बस समय की सत्ता उनके हाथ में थी ना, ठीक है? चलो खैर, गोज टू, बस इतना लिख लीजिएगा, गोज टू सुजाउदौला
बाकी तुम्हें पता लग गया सुजाउद्दौला है कौन, अवध का नवाब, पहले भी आ चुका है, वरना अवध में हम इसको पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। अवध में क्यों पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी अभी बैटल ऑफ बक्सर चलेगा, फिर सुजाउद्दौला आएगा, मैं वहीं लिखवा दूंगा, ठीक है। भाग गया, भागने बाद फिर पद खाली हो गया, अब किसको बनाए, ये पद खाली हो गया ना, तो बस फिर कौन आ गया, फिर किसको बना दिया, खून तो मुंह लग गया था ना नवाब का, बोले मैं तैयार हूं, पूरा बंगाल ले जाओ, बस बना दो एक बार नवाब, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ले जाओ। दोबारा किसको ले आए, तो दोबारा बना, ठीक है ना। बड़ा खतरनाक काम है, चलो खैर, बन गया मीर जाफर। और अभी ज्यादा मतलब दो ही साल रहेगा, फिर अब यहां से अंग्रेजों को पता लग जाएगा, बोला कुछ नहीं, सब मामला खत्म है इनका। 1763 से 1765, क्यों, कहानी क्या है, क्योंकि आपको पता है 22 अक्टूबर का वो दिन 1764 बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। और ये भी लिख देते हैं बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में होता है, लिखें, इधर एक टीम बना लेते हैं और इधर हेक्टर मुनरो को छोड़ देते हैं। ये होता है शाह आलम सेकंड, जो मुगल नवाब था, मैं ये भी लिखता हूं, जो मुगल नवाब था दिल्ली वाला, याद है ना, शाह आलम सेकंड हारेगा तभी तो फर्स्ट पेंशनर बनेगा, और अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया फर्स्ट पेंशनर कौन था, अकबर सेकंड। ये वही अकबर था जिसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया मुगल दिल्ली वाला। एक हो गया अपना सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला कौन, अवध वाला, अवध का नवाब बोलो है ना। और एक हो गया मीर कासिम, मीर कासिम कौन है फिलहाल, अपदस्थ, जो पोस्ट पे नहीं है, ये हो गया बंगाल का नवाब। और यहां पर हो जाता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, ये आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ ऑफ ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों का सेनापति। तीनों ही मिलके हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं। तीन सेनाएं, मुगल की सेना, दिल्ली वाले की, अवध की सेना और मीर कासिम की सेना, ठीक है ना। और अंग्रेज हेक्टर मुनरो इनको क्या करता है, हरा देता है। और यहाँ से पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाता है अंग्रेजों के लिए कि अगर हम, क्योंकि दिल्ली का नवाब भी तो साथ में बैठा था ना, अवध वाला भी है, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है, अब हमें बस डिवाइड करना है इनको और इन पे रूल करना है, काम खत्म, ठीक है ना। इनके हित की बातें करो, चिकनी चुपड़ी बातें करो, अगले वाला अपना भी अलग हो जाएगा और बस फिर हम क्या है, हमारे रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। चलो, तो यहाँ से बहुत अच्छी कहानी स्टार्ट हो जाती है 1764। चलिए, इतनी बात हो गई क्या। अब यहीं पर 1765 काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में देखिएगा भैया क्या क्या है, किस किस के बीच में हुई, पहले तो ये लिखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला, या पहले एक काम करो शाह आलम सेकंड लिखो, शाह आलम सेकंड, ठीक है ना। और फिर दूसरी दूसरी संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। और यहीं पर शाह आलम सेकंड को बनाया जाता है क्या, पेंशनर, 26 लाख रुपए इसको पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। उस समय 26 लाख, समझ रहे हो, क्या कह रहे सर आज दिलवा दो, है ना। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही शाह आलम सेकंड को क्या बनाया जाता है, पेंशन बनाया जाता है। और जो था ना ये कौन, सुजाउद्दौला अवध वाला, इससे पैसे खींच दिया, बोला जान से मार देंगे, ला इतना इतना युद्ध हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फटाफट पैसे लेके आ। इन्हें सम्मान करते थे इनका, लोगों का, मुगलों का सम्मान था, पूरा सम्मान था। आप टेंशन मत लो, हम भाई तुम्हारे साइन तुम्हारे ही होंगे, डिसीजन हम लेंगे, तुम्हारे आगे के बिना कोई काम होने वाला नहीं है। बहादुर शाह जफर के समय तक जब तुम इनके खिलाफ ही खड़े हो गए, कहा भाई अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो बस हमारे साइन चलेंगे और हमारे ही कानून
चलेंगे, ठीक है ना। और 1857 की क्रांति के बाद महारानी विक्टोरिया ने क्या कहा था, बोले टेंशन मत लो, पहले तो इनके नाम बदलो, ये चार्टर एक्ट पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाओ, अच्छा लगेगा उनको सुनने में, है ना। आज भी तो अच्छा लगता है नाम बदलते ही। अब देखो कितने सारे नाम बदले गए, है ना। प्रधानमंत्री जी ने कुछ आवास का नाम भी नाम बदल दिया, कुछ बहुत सारे नाम, मनरेगा का नाम बदला गया, पूज्य संत नहीं पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार कुछ कर किया गया। मैंने भेज दिया फोटो, याद कर लियो, एग्जाम में आएगा, है ना। अरे पूज्य बापू, बापू तो पूज्य अपने आप ही होंगे भाई, घर में हमारे पिताजी हैं सबके, बापू जी हैं, बापू पूज्य है या नहीं है, पक्की बात है कि नहीं है, मतलब पूज्य बापू। मनरेगा बहुत मुश्किल से याद हो रहा था, है ना। बताओ भाई, सीएम साहब से पूछ लेते हैं, नुकुल से, मनरेगा की फुल फॉर्म बताओ। सीएम तू बना था 2 बार हार के, है वो तो, उन्होंने तो बेचारा ने अपनी सीट भी खाली कर दी तेरे लिए, भूल गया। चलो खैर, इतनी कहानी हो गई क्या। तो यहां से इस तरह से एक तरीके से ये बंगाल का चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। और अगला नवाब बनता है इसका, फिर नवाब बनाया अंग्रेजों ने, ऐसे नहीं छोड़ देते वो, नवाब जरूर बनाया था। देखो अगला नवाब था, नेक्स्ट नवाब बना निजामू निजामू दौला, निजामू दौला, और ये अंतिम नवाब था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट नवाब ऑफ बंगाल कौन था, निजामू दौला। और फिर इसके बाद अंग्रेजों ने ये पद समाप्त कर दिया। दिस पोस्ट इज कंप्लीटली एंडेड बाय द ब्रिटिशर्स, यह पद अंग्रेजों ने समाप्त, दिस पोस्ट इज एंडेड। और 1765 से लगाकर 1772 तक बंगाल में रहा द्वैध शासन, द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, डायरकी सिस्टम स्टार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, 1765 से 1772। इसी को बंगाल की लूट कहा जाता है, द लूट ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर दो सरकारें काम कर रही है, अंग्रेज अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा है, सारे काम तो खैर वही कर रहा है, और साइन किसके चल रहे हैं, बस, ठीक है ना। तो बंगाल की लूट कहा जाता है। और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत मोटा पैसा कमाया, बढ़िया बढ़िया उपहार गिफ्ट मिलते थे, ठीक है ना। चलो, तो इतनी कहानी यहां तक हो गई समाप्त। अगर थक गए हो तो रोको, और अगर ना थके हो तो फिर चले अवध की ओर, निकले निकले। उसने कह दिया अब तो पक्का चलूंगा, वो मना कर देता, ये तो बात है ना सच में। चलो अवध, तो तुम्हें याद है ना सादत खान ने बनाया था, मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम चल रहा है, उधर सादत खान ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। लिखो तो फर्स्ट नवाब, पहला नवाब सादत खान, शहादत खान, इसने अपनी राजधानी बनाई फैजाबाद। फैजाबाद इसकी क्या थी, राजधानी थी, ठीक है ना। अब इस बात को मैं लिखवाऊं क्या, मोहम्मद शाह रंगीला मैंने वहीं लिखवा रखा है आपको, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे 3 इंडिपेंडेंट स्टेट हुए थे, मैंने लिखवा रखे, वहीं पे लिखवा रखे, तो यहाँ पे लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही क्या होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ से घोषित कर देते हैं। चलिए इसके बाद लिखेंगे, और फिर लिखेगा, ये बात मैंने आपको बताई भी थी, मैं फिर लिखवा देता हूँ। नादिर शाह को आक्रमण के लिए इसने बुलाया था, नादिर शाह को याद है, बताया था मैंने, आक्रमण के लिए इसने बुलाया। He invited Nadir Shah to attack on Delhi. He invited Nadir Shah to attack on Delhi. और फिर 1739 में इसने आत्महत्या कर ली थी, बताया था मैंने आपको, आत्महत्या, सुसाइड। इन 1739 she committed suicide। बताओ क्यों ही करा ऐसा काम, है ना, मिल गया था आवाज, मिल गया था, अपना चैन से बैठता, बोलो है ना। सबको दिल्ली चाहिए, काम ही नहीं चल रहा, है ना। क्या दिल्ली होगी वास्तव में, सेंटर ऑफ पावर, सही है कि नहीं है, इतना प्रदूषण वहां है या नहीं,
सबको क्या चाहिए दिल्ली। रामदेव मुझे इसलिए पसंद है, रामदेव अरे भाई पसंद है जबरदस्त। कर पता क्या कहा, मतलब ये एयर प्यूरीफायर ये चौंचले हैं अमीरों के घर में, पर्दा टांगो प्रदूषण आएगा ही नहीं। रिसर्च किया अगले आदमी ने, कितना सस्ता सुंदर टिकाऊ, पर्दा लगा दो प्रदूषण बाहर हम अंदर, काम खत्म। पसंद है भाई साहब, च्यवनप्राश खाओ सब फिट मामला, ठीक है। ऐसी इमेज बनाई ऐड करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, अपने आप खुद ऐड करते हैं अपने। देखा आपने कभी, ये तो बालकृष्ण जी करते हैं ऐड, या अपने रामदेव, कभी कभार शिल्पा शेट्टी को बराबर में उठा लेते हैं योगा करते हुए, वो भी तो योगा क्वीन है ना। चलो चलो जी चलो, काफी एज हो रखी है शिल्पा शेट्टी की है। मैं तो वो फिल्म देखी थी, वो अक्षय कुमार के साथ आई थी उसकी, वो धड़कन, हाँ अरे पानीपत का तीसरा युद्ध याद नहीं है, चाहे तो कुछ आगे दिखवा दो, है ना, तुरंत याद आ गई धड़कन, है ना। चलो क्या, हाँ आत्महत्या होगी, आओ इसमें ज्यादा काम नहीं है, 3-4 है, इसको पूरा कर लेते हैं, आ जाओ। अब ठीक सा हो गया, तो लिखते 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 मामला है, ज्यादा ही काम हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ खत्म हो गया इसका मामला। अब इसका पुत्र था जिसका नाम था सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, ये है सुजाऊ दौला, ठीक है ना। सुजाऊ दौला, इसने 1761 में पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की मदद की, अहमद शाह अब्दाली की मदद की, समझ रहे। तो मराठों के खिलाफ मदद कर रहा है अहमद शाह, अफगान आया मदद किसकी कर रहा, खा किसकी रहा, भारत की, अवध का नवाब मदद किसकी कर रहा, सोचो आप, ठीक है। तो ये था फुजाउद्दौला, इन भाई ने नादिर शाह को बुलाया, इनने इसके लड़के की मदद करी, जबकि इसके बाप की वजह से इसने आत्महत्या कर ली थी। अहमद शाह अब्दाली कौन था, नादिर शाह का पुत्र था, है ना। ये पानीपत के युद्ध में भारत में रहने वाला व्यक्ति, इसने भारत में ही जन्म लिया, भारत में ही रहा, भारत का राजा बना, सब कुछ भारत से मिला, और भारत में दूसरे शासकों को अपने आप तो हरा नहीं पा रहा, दम नहीं है मराठों को हराने के लिए इतना, दूसरे लोगों को दुश्मन की क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो ये काम इसका एक स्पेशल है, तो मैंने यहाँ पे लिखवाया सुजाउद्दौला ने 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की मदद की थी, ठीक है। इसके बाद ये वही सुजाउद्दौला है जिसको अब अंग्रेज पिटेंगे बक्सर के युद्ध में, है ना। फिर संधि करेंगे, बोला जो कुछ है यहाँ अवध में इधर कर इसको, 26 लाख सालम को देने, अरे बात समझ मारी है क्या। तो ये हाल था इनका बेचारों का, दम है, मतलब है ना, अपने ये लाइन है, अपनी लाइन बड़ी नहीं हो रही ना, अपनी लाइन बड़ी नहीं हो रही ना, बोले इसे मिटो लो, इसकी लाइन इतनी, हमारी इतनी है, बोला कुछ नहीं चुपचाप, किसकी बड़ी थी, मेरी हिंदी बड़ी, झूठ बोल रहा, समझ। तो वो स्थिति इन लोगों की थी। चलो खैर आ जाओ, तो इसको मैं लिखूंगा दोबारा, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। 70-75 में वारेन हेस्टिंग के बीच में और इनके बीच में संधि होती है, छोटो चीज है ना। अब चलो आगे फिर चलते हैं, इसका नेक्स्ट लिखो, आसफ उल दौला, आसफ उल दौला भाई ने 2 काम करे। पहला काम, राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई। कहां, फैजाबाद से, फैजाबाद टू लखनऊ, फैजाबाद टू लखनऊ, पहला काम। और भाई ने एक इमाम नहीं, बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, बड़ा इमाम बाड़ा, लखनऊ में है, ये हिस्टोरिकल पैलेस है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। 2 है वहां, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया गया कि सदर आसफ उल दौला। ऐसा बताया जाता है उसमें कोई बीम वगैरह नहीं है, बगैर बीमों की इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई गई है। जैसे ये पड़े ना, ये इन पे टिका हुआ नहीं है, वो अलग ही लेवल पे है, आज भी रुका हुआ, ठीक है। तो ये कारीगरी है उसकी,
ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यही था फुजाउद्दौला था, ये जाके मराठाओं से मिल लेता, बोला भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, निमटाओ इन्हें, बोलो है ना, तो क्या पता फिर अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज भी तो संघर्ष कर रहे थे मराठाओं के लिए, बोलो है ना, कर लेते मिलके काम, पर नहीं। चलो खैर कोई बात। अब लिखो लास्ट भैया, शहादत खान, शहादत अली खान, नेक्स्ट नवाब शहादत अली खान, नेक्स्ट रूलर, अगला शासक। और अब 1801 में लिखेंगे इसने लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया। अब कोई नहीं पूछेगा सर ये क्या है, ये जब लॉर्ड वेलेस्ली आएगा क्या सहायक संधि थी, क्या क्या उसके पैरामीटर्स से सब बताऊंगा। लिखिएगा, ही एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस ऑफ, he accepted the subsidiary alliances of Lord Wellesley, subsidiary alliance of Lord Wellesley। ठीक है, लिखेंगे लास्ट रूलर, अंतिम शासक, लास्ट रूलर अंतिम शासक वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह 1847 से 1856। ठीक है ना। अब यहां पर ये टाइम चल रहा है मेरे बाबू लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी धड़ाधड़ लपेट रहा सबको, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सही ना। जैसे आज उत्तराखंड मेरा, पंजाब मेरा, उत्तर प्रदेश मेरा, गुजरात मेरा, तब आगे किसी पे कुशासन का आरोप लगा रहा है, बोला ये तुम्हारा पुत्र नहीं है तो तुम इसके कैसे हुए, या ये स्टेट अंग्रेजों ने बनाया है तो इस पे आप दत्तक पुत्र नहीं रख सकते, अगर आपका अपना है तो ठीक है। झांसी को ले लिया, सतारा को ले लिया, अवध को ले लिया, अवध को लिया कि यहाँ के जो राजा हैं उनके प्रति जनताओं में आक्रोश है, ये यहाँ पे कुशासन यानी शासन अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उसको हम ले रहे हैं, जो वाजिद अली शाह को। फिर इन्हीं की एक बेगम है जिसका नाम रहेगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और यहां देखो ये क्या टाइम पीरियड चल रहा है, और क्रांति कब होगी, तो वहां पर जो हजरत महल है वही क्या करेगी, बात समझ में आई क्या, अपना एक छोटा पुत्र जो इनका रहेगा उसको रखेंगी, उसको बनाएंगी शासक, और अवध से नेतृत्व करने के लिए कौन रहेगी, बेगम हजरत महल रही। तो इसलिए अंतिम शासक किसको माना जाता है, वाजिद अली शाह को। और यहीं पर हमारा जो अवध वाला काम है ये भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई क्या। तो बस आज न रखेंगे, हेडिंग लगा छोड़ दो, जाट साम्राज्य भरतपुर। कल हम कम से कम जाट साम्राज्य भरतपुर करेंगे, इसके बाद सिख भी कल निपटाऊंगा मैं। हर हाल में सिख राज्य काफी बड़ा रहेगा क्योंकि 10 के 10 गुरु आने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। और पंजाब कल बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा। मराठा और पेशवा काफी बड़ा रहेगा, मराठा और पेशवा, इतना सारा का सारा काम आपका यहां से होने वाला है, ठीक है भाई। अरे हाँ ना, बिल्कुल मराठा